मैं अभी पांडेसर स्टेशन में पोस्टेड हूँ, आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत पॉइंट्समैन के पोस्ट के पोस्टेड हूँ। RRC ग्रुप डी 2019-16 में सिलेक्शन हुआ है। पिछले साल 4 सितंबर 2023 में मैं ज्वाइन किया। क्या ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? एकदम बढ़नी चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि स्टाफ का बहुत कमी है रेलवे में। एकदम वैकेंसी बढ़ना चाहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड अप होगा, उतना आपका माइंड में घुसेगा, उतना आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। लूसेंट पढ़े हैं, लूसेंट जो जनरल साइंस रहता है ग्रीन वाला, उसको फॉलो किए थे। उसके बाद जब हम एनालिसिस देखे कि हाँ ज़्यादातर NCERT से पूछा जा रहा है, तो हम NCERT भी देख लिए। उसके बाद हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चलता था शाम को 4 से 6, तो उसमें हम साइंस हम ही पढ़ाते थे सबको। तो मेरा उसमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छा बेसिक स्टडीज सही से किए हैं, तो आप सिर्फ 9-10 कर सकते हैं। और आपको साइंस और कुछ नहीं आता है तो आपको 8 से ही करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। प्रीवियस ईयर से ही हम लोग को आइडिया मिलता है कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कैसा पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि सिलेबस खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का ही मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने से सबसे पहले तो हम लोग का डर खत्म होता है, एग्जाम का डर। उसके बाद किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको बनाना है, वो हम लोग को मॉक टेस्ट से ही आइडिया मिल जाता है। उसके बाद जब मॉक टेस्ट करने के बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं, किस लेवल पे हम लोग का तैयारी हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसको देख के उसको फिर हम लोग फिर से अच्छा से अपना बिल्डअप करते हैं। और टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल हो जाता है मॉक टेस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन आजकल मॉक टेस्ट हो गया है। तो आप टाइम खत्म होगा तो क्लोज ही हो जाएगा अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि हम मोबाइल में टाइम लगा दिए, बना रहे 2 घंटा 3 घंटा, इससे नहीं हो सकता। इससे टाइम बहुत अच्छा बन जाता है और यही सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिलाता है। 1800 ग्रेड पे होता है जब आप ज्वाइन कीजिएगा, 18,000 बेसिक होता है। उसके हिसाब से फिर DA जैसे बनता है, अभी DA 53% है। अप्रोक्स हो जाता है हम लोग का, स्टार्टिंग में था 28-29 के था। उसके बाद फिर आपको इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन भी होता है, उस हिसाब से आपका बढ़ते जाए। पहले चलता था कि पंचवर्षीय योजना चल रहा है रेलवे में, आजकल नहीं हो रहा है। आजकल आप देखिए रहे हैं, LP एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्जाम तुरंत हो गया, तो इसका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाइए। फ्रेंड्स, अभी टेक्स्ट बुक ऐप पर रिपब्लिक डे सेल चलने वाली है 25 और 26 जनवरी 2025 को। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेक्स्ट बुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि यदि आप आज रात 12 से 1 के बीच में पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 2 टाइम्स वैलिडिटी मिलेगी। यदि आप 1 साल का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको उसका 2 गुना मिलेगा, यानी 2 टाइम्स वैलिडिटी आपको मिलेगी पास प्रो के सब्सक्रिप्शन पे। तो ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए यदि आप पास प्रो का सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हैं टेक्स्ट बुक का, तो अभी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया है, उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अभी जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, NTPC का भी एग्जाम होने वाला है, तो आपको रेगुलर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का डोमिनेंट कंप्यूटर में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे साथ है रंजीत जी, जो कि ग्रुप डी में सिलेक्टेड है। और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से जानना आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। चलिए रंजीत जी से जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ पोस्टेड है? मैं अभी पांडेसर स्टेशन में पोस्टेड हूँ, आसनसोल डिवीजन के अंतर्गत पॉइंट्समैन के पोस्ट के पोस्टेड हूँ। कौन से ईयर में आपका सिलेक्शन हुआ? RRC ग्रुप डी 2019-16 में सिलेक्शन हुआ है। पिछले साल 4 सितंबर 2023 में मैं ज्वाइन किया हूँ। सबसे पहले बताइए, अभी जैसे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, लगभग आपका ये 32,000 आई है और पिछले बार आपका 1 लाख आया था, तो इस बार कंपटीशन कैसा होने वाला है ग्रुप डी? कंपटीशन बहुत टाइट होने वाला है। हर साल ही कंपटीशन बहुत टाइट रहता है। इस साल अब जब ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया है, ऑनलाइन क्लास हर कोना पे क्लास सब पहुंच रहे हैं, तो जाहिर सी बात कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। जैसा देखिए, अभी ग्रुप डी की वैकेंसी लगभग 32,000 आई है और पिछले बार आपका 1 लाख आया था, तो बहुत बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? एकदम बढ़नी चाहिए। हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि स्टाफ का बहुत कमी है रेलवे में, स्टाफ एकदम वैकेंसी बढ़ना चाहिए। तो आपके हिसाब से मतलब ग्रुप डी की वैकेंसी बढ़नी चाहिए? हाँ, बढ़नी चाहिए। चलिए अब इनसे जानेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग स्ट्रेटेजी की। मैथ की इन्होंने कहाँ से किया था, रीजनिंग को कैसे किया था। सबसे पहले मैथ के बारे में बताइए, मैथ आपने कौन सा बुक फॉलो किया था? मैथ पे स्टार्टिंग हम RS अग्रवाल से किए थे, उनका एग्जाम्पल देखते थे और एक्सरसाइज को सॉल्व करते थे। उसके बाद जब ऑनलाइन का ट्रेंड आ गया तो गगन प्रताप सर है जो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उनका जो छोटा छोटा वीडियो देते हैं यूट्यूब में वो करते थे। उसके बाद फिर SSC CGL का मॉक टेस्ट मारने लगे, वहाँ से मैथ थोड़ा स्पीड अप होने लगा, टाइम भी मैनेजमेंट होने लगा और यही सब चलता रहा। मैथ स्ट्रांग होते गया धीरे धीरे। मैथ में बच्चे एक दिन में कितने समय दें आपके हिसाब से?
मैथ में तो ज़्यादा ही समय लगता है, क्योंकि वो पहले तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, फिर धीरे धीरे पहले तो आपको ज़्यादा देना पड़ेगा 2.5-3 घंटा, उसके बाद धीरे धीरे आपका जब टाइमिंग कम होने लगेगा तो आप अपने हिसाब से उसको दे सकते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, या फिर सेट में सिर्फ उस हिसाब से दे सकते हैं। मैथ में आपने कोई ट्रिक वगैरह का यूज किया था क्या? मैथ में कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज़ किए थे, ट्रिक ज़्यादा नहीं यूज़ किए हैं। प्रैक्टिस कितना जरूरी है मैथ में, रिवीजन? प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये तो लाइन सब सुनते हैं, तो मैथ इसी बेसिस पे काम करता है कि अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड अप होगा, उतना आपका माइंड में घुसेगा, उतना आपको फॉर्मूला भी याद रहेगा, कॉन्सेप्ट भी याद रहेगा, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाइएगा। मैथ में ऐसा कोई चैप्टर, जैसे आपने बोला कि आपका मैथ ऑनर था, तो आपका मैथ में कोई ऐसा कोई चैप्टर जिसमें प्रॉब्लम हो आपको, कंपटीशन के व्यू से? कंपटीशन के व्यू से मैथ में हमको टाइम एंड डिस्टेंस और एवरेज में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि हम थोड़ा आलसी टाइप के थे, हमको कैलकुलेशन शॉर्ट तरीके से हमको करना अच्छा लगता था, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता था, लेकिन आप सीख गए हैं शॉर्ट उसमें, तो अब दिक्कत नहीं होता है। उसको आपने कैसे सॉल्व किया उस प्रॉब्लम को? उस प्रॉब्लम के लिए हम यूट्यूब से देखे थे, उसमें कुछ ट्रिक का यूज़ किए हैं, उसी चैप्टर में ट्रिक का यूज़ किए हैं। मतलब टॉपिक वाइज आपने यूट्यूब में सर्च किया और हाँ, उसको क्लियर किया। की। अब रीजनिंग के बारे में बताइए, रीजनिंग आपने कहाँ से पढ़ा था? रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल का बुक हो गया, एक लूसेंट का बुक आता है मोटा सा, वर्बल रीजनिंग, उस पर किए, और बाकी मॉक टेस्ट से किए। मॉक टेस्ट। रीजनिंग में एक बच्चा एक दिन में कितना समय दे? अगर वो एकदम स्टार्टिंग ही कर रहा है तो उसको समय देना पड़ेगा 1.5 घंटा 2 घंटा, और बाकी फिर जब लाइन अप कर लेंगे तो मॉक टेस्ट के थ्रू उनका रीजनिंग भी कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ेगा। रीजनिंग में कोई टॉपिक जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई हो समझने में? रीजनिंग में फिगर काउंटिंग वाला जो समझना तो नहीं पड़ता है, उसके लिए ट्रिक रहता है, बेसिकली हमको ट्रिक याद ही नहीं रहता था, तो हम उसको कभी कभी स्किप भी कर देते थे, लेकिन उसी में हमको प्रॉब्लम होता है। काउंटिंग फिगर से आपके एग्जाम में कितने पूछे गए थे क्वेश्चन? काउंटिंग फिगर से कोई क्वेश्चन नहीं, एक भी नहीं थे? मेरा शिफ्ट में नहीं था, एग्जाम में हो सकता था। और जैसा बहुत सारे बच्चों को सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर प्रॉब्लम होता है कि वो कर नहीं पाते बच्चे, तो उसको आपने कैसे सॉल्व किया, बच्चे कैसे करें? सेटिंग अरेंजमेंट में जनरली हम जहाँ तक ऑब्जर्व किए हैं, वो बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है, इसलिए बच्चा लोग को या फिर दोस्त लोग को की प्रॉब्लम होता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करें, तो उसको कोशिश कीजिए कि शॉर्ट में लिखने के लिए, कि जैसे ए का राइट में बी बैठा है तो ए देके एरो देके ऊपर में आर देके बी कर सकते हैं, इस तरह शॉर्ट में कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी शॉर्ट हो जाएगा, आपका माइंड भी उसको जल्दी कैच कर लेगा, बार बार आपको क्वेश्चन रीड नहीं करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप फिगर बनाइए, और जब भी फिगर बनाइएगा 2 फिगर बनाइए, क्योंकि केस डबल हो सकता है कि इस पे इसका राइट या उसका राइट, इस हिसाब से सेटिंग बहुत ईजी हो जाता है। सेटिंग कोई हार्ड नहीं है, बस उसका स्टेटमेंट बड़ा रहता है, इसलिए हम लोग माइंड में बिठा लेते हैं और हार्ड लगने लगता है। अब साइंस के बारे में बताइए, साइंस आपने कहाँ से पढ़ा था? साइंस हम बेसिकली साइंस बैकग्राउंड से 11-12 किए हैं, तो साइंस हम लूसेंट पढ़े हैं, लूसेंट जो जनरल साइंस रहता है ग्रीन वाला, उसको फॉलो किए थे। उसके बाद जब हम एनालिसिस देखे कि हाँ ज़्यादातर NCERT से पूछा जा रहा है, तो हम NCERT भी देख लिए, बस रिव्यू कर लिए, साइंस के लिए इतने ही किए। उसके बाद हम लोग का ग्रुप डिस्कशन चलता था शाम को 4 से 6, तो उसमें हम साइंस हम ही पढ़ाते थे सबको, तो मेरा उसमें पढ़ाते पढ़ाते बहुत अच्छा पकड़ हो गया था। मतलब रिवीजन काफी अच्छा हुआ? हाँ, रिवीजन काफ़ी अच्छा हुआ, एक पढ़ना, एक पढ़ के फिर पढ़ाना, उसमें बहुत अच्छा हो जाता है। और जैसे NCERT बच्चे फॉलो करें तो कितने क्लास तक फॉलो करें? इतने क्लास, अगर आप अपना बेसिक स्टडीज सही से किए हैं तो आप सिर्फ 9-10 कर सकते हैं, और आपको साइंस और कुछ नहीं आता है तो आपको 8 से ही करना पड़ेगा। और करंट अफेयर के बारे में बताइए, करंट अफेयर आपने कहाँ से किया था? करंट अफेयर का तो अगर आप टाइम देना चाहते हैं, आपके पास टाइम है अवेलेबल, तो 1 घंटा आप क्रांति मैम का क्लास आता है, अब FPW में आता है, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनका करंट अफेयर है कि बेसिक से आप हाई लेवल तक, PCS लेवल तक कर सकते हैं, और वो स्टैटिक जीके भी पढ़ाते हैं, और जीके भी उनके साथ साथ हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना पड़ता है। करंट अफेयर को मतलब बच्चे कैसे पढ़े, ज्यादा सीरियस हो जाए उसमें क्या करंट अफेयर? करंट अफेयर लक बाय चांस, कभी कभी 10 गो आता है, कभी कभी 2 गो आ जाता है, कभी कभी बहुत डीप पूछ देता है, तो सीरियस होके कर सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर को रिलेट करके हिस्ट्री का कहाँ है, पॉलिटी का क्या टॉपिक आ रहा है, ज्योग्राफी का कौन सा कॉन्सेप्ट उसके पीछे पढ़ा हुआ है, ये सब अगर आप लोग कीजिएगा तो आप एक सिनेरियो बना सकते हैं पेपर का, कि आखिर एग्जामिनर क्या सोचता है, कि क्या बनाना चाहता है क्वेश्चन। वो लोग तो बुक उठा उठा के नहीं देखता है कि हमको यहाँ से क्वेश्चन इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन, लोग जनरली न्यूज़पेपर पढ़ता है,
न्यूज़पेपर पढ़ के ही क्वेश्चन वो लोग बनाता है। जैसे अभी वन इलेक्शन वन नेशन का चल रहा है, तो वहीं से इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल पूछ दिए जी। इसी हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया जाता है। तो इस हिसाब से हम करते गए तो जीएस भी हो गया, जीके भी हो गया, करंट अफेयर भी हो गया, सब हो गया वहीं पे। जैसे कहीं ना कहीं मैथ और रीजनिंग का एग्जाम को क्रैक करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? मैथ और रीजनिंग बैकबोन हो गया। मैथ ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, मैथ और रीजनिंग। मैथ अगर क्लियर किए हैं और स्कोर कर पा रहे हैं तो मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग में मैथ बहुत बड़ा रोल करता है। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं उसी में। साइंस का है कि अगर वो एग्जामिनर चाह लिया कि हम लड़का से नहीं बनवाएंगे तो नहीं बना पाएंगे हम लोग। वो कॉन्सेप्ट ही ऐसा दे देगा कि हम लोग पकड़ ही नहीं पाएंगे, कितनों भी का पढ़ा क्यों ना हो। तो मैथ ऐसा रहता है कि बन जाता है, हो जाता है। एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल है? प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल है। प्रीवियस ईयर से ही हम लोग को आइडिया मिलता है कि आखिर क्वेश्चन किस लेवल का होगा, कैसा पूछा जाएगा। और प्रीवियस ईयर का ही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा कीजिएगा। कोशिश कीजिए कि सिलेबस खत्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर का ही मॉक टेस्ट लगाएं, तो ही अच्छा रहता है। आपने मॉक टेस्ट के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म यूज किया था? जनरली टेक्स्ट बुक। उसके बाद क्वेश्चन को समझने के लिए कि हर मॉक टेस्ट कैसा है, उसको आइडिया लेने के लिए जो उसका फ्री वाला 1 या 2 आता है डेमो वाला, वो करते थे। एक बार बच्चों को बता दीजिए कि मॉक टेस्ट लगाने से क्या क्या फायदा मिलता है? मॉक टेस्ट लगाने से सबसे पहले तो हम लोग का डर खत्म होता है, एग्जाम का डर। उसके बाद किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किसको बनाना है, वो हम लोग को मॉक टेस्ट से ही आइडिया मिल जाता है। उसके बाद जब मॉक टेस्ट करने के बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं तो हम लोग किस लेवल पे हम लोग का तैयारी हुआ है, क्या नहीं हुआ है, उसको देख के उसको फिर हम लोग फिर से अच्छा से अपना बिल्डअप करते हैं। और टाइमिंग का सबसे बड़ा रोल हो जाता है मॉक टेस्ट में, क्योंकि ऑनलाइन आजकल मॉक टेस्ट हो गया है। तो आप टाइम खत्म होगा तो क्लोज ही हो जाएगा अपने आप कुछ कर नहीं सकते हैं कि हम मोबाइल में टाइम लगा दिए, बना रहे 2 घंटा 3 घंटा, ऐसा नहीं हो सकता। इससे टाइम बहुत अच्छा बन जाता है और यही सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिलाता है सबको। और जैसे बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं और इनका स्कोर मॉक टेस्ट में स्टार्टिंग में कम आता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन का लगा रहे हैं, उसका 40-50 आता है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको क्या कहना चाहिए कि वो डीमोटिवेट होकर छोड़ दे या फिर से लगाए? नहीं, छोड़े क्यों। हम लोग का भी शुरू में 30-40 ही आता था, लेकिन करते करते आ जाता है स्कोर। छोड़े नहीं, वहीं से तो आपको सीखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो आपको रिजल्ट बता रहा है, आपको आईना दिखा रहा है कि आप कितना मेहनत कर सकते हैं, किस टॉपिक पे कर सकते हैं। मैथ खराब है, रीजनिंग खराब है, साइंस खराब है, साइंस का लाइट चैप्टर खराब है या क्या खराब है, वो वहीं से तो आपको देखना ही है। छोड़ेंगे क्यों। एनालिसिस करना जरूरी है। एनालिसिस बहुत जरूरी है। डिमोटिवेट कभी नहीं होना है, कभी ना कभी तो मंजिल मिलेगा ही। उस एक दिन के लिए तो हम लोग हर दिन पढ़ रहे हैं। जैसे आपने मॉक टेस्ट के बारे में बताया, तो मॉक टेस्ट स्टार्ट कब करना है? स्टार्टिंग में ही कर देना या फिर कुछ पढ़ने के बाद कुछ सिलेबस खत्म करने के बाद? स्टार्टिंग में नहीं, 30 या 40% सिलेबस अगर खत्म हो जाए, आपको लगने लगे कि कुछ मैथ का क्वेश्चन, कुछ रीजनिंग क्वेश्चन, कुछ जीके का हम हिट कर सकते हैं, तो आपको शुरू कर देना चाहिए। और शुरू करते ही आप तुरंत स्कोर नहीं करने लगेगा, तब डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि हम शुरू किए और नंबर नहीं आ रहा है। आपका 100% सिलेबस खत्म होगा, उसके तब तक आप मॉक टेस्ट के उस लेवल पर पहुंच जाइएगा जहां आपका एग्जाम क्रैक होने लगेगा। दोनों साथ ही आ जाएगा। जैसे अपने प्रोसेस के बारे में बता दीजिए। जैसे ग्रुप डी का एग्जाम आपने क्रैक किया, उसके बाद रनिंग वगैरह होता है, तो क्या प्रोसेस होता है एग्जाम के बाद? एग्जाम जैसे क्रैक किए तो उसमें हो गया, जब एक रिटर्न एग्जाम जब क्लियर हो गया तो फिजिकल के लिए हम लोग को 4 मिनट 15 सेकंड में 1 किलोमीटर फिजिकल दौड़ना पड़ता है और 35 kg वेट 100 मीटर तक ले जाना पड़ता है। उसको फिजिकल के लिए हम लोग हम तो 1 नवंबर से ही फिजिकल जब आंसर किया है उसके बाद से स्टार्ट कर दिए थे। मेरा थोड़ा वेट ज़्यादा था तो हम कर नहीं पाते थे, तो हमको लगा कि हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल जब हम स्टार्ट किए तो हम 100 मीटर भी अच्छा से नहीं दौड़ पाते थे, तो करते रहे बहुत टाइम देना पड़ा फिजिकल में। तो उसका धीरे धीरे हो गया। फिर एक कोच मिले हमको, अभिषेक सर, बहुत अच्छा हमको गाइड किए, बहुत सिखाए कि ऐसे करना है वैसे करना है। और उसका फिजिकल भी हो गया। फिजिकल के बाद फिर फिजिकल का जब रिजल्ट अगला दिन ही आ गया था, जब रिजल्ट आया तो फिर पैनल आया। पैनल में पता चला कि कब हम लोग को डीवी होगा और कब मेडिकल होगा। 3 मार्च को मेरा डीवी था, 4 मार्च को मेरा मेडिकल था मालदा में। उसके बाद फिर जब डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, तो फिर फाइनल पता चला कि किस पोस्ट में हम जाएंगे। पोस्ट पता चलने के बाद हम लोग को फिर ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया गया था DRM।
बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है कि वो एग्जाम तो क्रैक कर जाते हैं लेकिन रनिंग वगैरह में छट जाते हैं, तो वो कैसे करें? एग्जाम्स के पहले ही स्टार्ट कर दे उसके लिए या फिर एग्जाम को क्रैक करने के बाद? जब लगे कि अ, आपको जब अंदर से ही आ जाता है कि ये क्रैक होने वाला है कि नहीं, जब लगे कि हम ठीक ठाक स्कोर कर चुके हैं, तब आप रनिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि रनिंग भी आसान नहीं है, बहुत चैलेंजर है। हम लोग आजकल जो रूटीन हो गया है, सब ऑनलाइन बैठ बैठ के, कोई फिजिकल वर्क, कोई गेमिंग नहीं चलता है, तो बॉडी उस हिसाब से ढला ही नहीं है कि हम लोग फिजिकल तुरंत हुआ और कर लिए। भले आजकल अगर जो कर रहा है पहले से जीडी वगैरह का तैयारी, उनका फिजिकल अच्छा हो सकता है, लेकिन जो रेगुलर घर में ही बैठ के ही पढ़ रहा है उसका फिजिकल अच्छा नहीं है, उसको आंसर की आने के बाद वो कर सकता है, और उससे पहले भी कर सकता है अगर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे कि हम क्रैक कर लेंगे। इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ पिछले बार के मुकाबले कैसा होने वाला है? अगर हम लोग कंपेरिजन करें 2018 और 2019 का, तो 2018 में सीट भी कम था और फिर भी 2019 में ज़्यादा कट ऑफ भागा है, तो उसके हिसाब से अगर करें तो हमको लग रहा है 79 या 80 जनरल का कट ऑफ जा सकता है ग्रुप डी में इस बार। एक अप्रोक्सीमेट सैलरी बता दीजिए बच्चों को कुछ मोटिवेशन के लिए। 1800 ग्रेड पे होता है जब आप ज्वाइन कीजिएगा, 18,000 बेसिक होता है, उसके हिसाब से फिर डीए जैसे बनता है, अभी डीए 53% है, अप्रॉक्स हो जाता है। हम लोग का स्टार्टिंग में था 28-29 के था, उसके बाद फिर आपको इंक्रीमेंट लगेगा, प्रमोशन भी होता है, उस हिसाब से आपका बढ़ते जाएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम फॉर्म को फिल कर देते हैं लेकिन वो तैयारी नहीं करते हैं, सोचते हैं कि एग्जाम आएगा उसका एक सप्ताह पहले पढ़ेंगे, एक महीना पहले पढ़ेंगे, तो क्या वो गलत है उनके लिए? इसके बारे में क्या जानना चाहिए? ये तो गलत ही है बेसिकली, लेकिन सबका माइंडसेट इस तरह रहता है। लेकिन फॉर्म फिलअप किए हैं, आपको उससे पहले ही आपको माइंड में बैठाना होगा कि हम इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो हमको इसके लिए तैयारी करना होगा, समर्पण देना ही होगा, तो हो पाएगा। पहले चलता था कि पंचवर्षीय योजना चल रहा है रेलवे में, आजकल नहीं हो रहा है। आजकल आप देखिए रहे हैं, एलपी का एग्जाम हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 का एग्जाम तुरंत हो गया, तो इसका भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप अभी से लग जाएंगे। आने वाले कोई एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई फॉर्म फिलअप किए? फिलहाल हम एनटीपीसी फॉर्म फिलअप किए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन जितना टाइम दे पाते हैं हम तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद है आगे कुछ हो जाए। तो अपने जॉब नेचर के बारे में बताइए थोड़ा, कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ? इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, जो स्टेशन मास्टर सब रहते हैं बहुत हेल्पफुल हैं, सब कुछ के लिए आपको, मतलब कोई ऐसा नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कहीं किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, एकदम हर चीज़ का फ्रीडम। आप जाइए, अपना बैठिए, अपना काम कीजिए आप, और जो है, जो आपको हेल्प चाहिए हेल्प पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पढ़ने लिखने का भी मौका दिया जाता है। और बाकी हम पॉइंट्समैन में हैं, तो मेरा काम संटिंग करना रहता है, ऑल राइट दिखाना रहता है, एग्जामिन करना रहता है। अगर रनिंग ट्रेन रनिंग है एक लाइन पे, तो उसको एग्जामिन करना रहता है कि क्या ट्रेन का कुछ अबनॉर्मलिटी नहीं है क्या, एग्जामिन करके बताना रहता है कंट्रोल को कि सब ठीक है, आगे क्लियर है। बेसिकली यही मेरा काम है। एक बार बच्चों को बता दीजिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका एक सपना है रेलवे का जॉब लेना, उनको थोड़ा मोटिवेशन के लिए बता दीजिए कि वो बच्चे आज से कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़े, रूटीन बनाए या क्या करें, एक बार बच्चों को बता दीजिए। रेलवे में अगर जॉब लेना है तो साइंस आपको बहुत मजबूत करना पड़ेगा, साइंस और करंट अफेयर। ग्रुप डी में तो बेसिकली साइंस ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, 20-22 क्वेश्चन साइंस का ही रहता है। एनटीपीसी में फिर जीके ज़्यादा रहता है, स्टैटिक जीके ज़्यादा रहता है। और रेलवे में लेना है तो आपको मैथ रीजनिंग तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ जीके भी और भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जीके का रोल बहुत बड़ा रहता है, मैथ तो बैकबोन की तरह काम करेगा, जीके आपका फ्रंट में जिस तरह रहिएगा उसी तरह आपको काम करेगा। ट्रेनिंग के बारे में बताइए, आप लोग का ट्रेनिंग कितना टाइम हुआ था? ट्रेनिंग हम लोग का 30 दिन का हुआ था, 4 दिन उसमें रहता है सेफ्टी कोर्स, कि सेफ्टी को कैसे हम लोग ध्यान दें। रेलवे का स्लोगन ही होता है सेफ्टी फर्स्ट, तो अपना सेफ्टी, पैसेंजर का सेफ्टी या संरक्षा बोल सकते हैं, जो सबका सेफ्टी का रहते हुए ध्यान रहता है। तो 1 महीना का ट्रेनिंग हुआ था, उसमें हम लोग को सिखाया गया था कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ रेलवे में ग्रुप डी का पोस्ट में अलग से आपको ट्रेनिंग सिर्फ पॉइंट्समैन में ही दिया जाता है, बाकी सबको फील्ड में ट्रेनिंग दिया जाता है 5 दिन 10 दिन या जितना आपको जरूरत हो उस हिसाब से। ग्रुप डी का सबसे बढ़िया पोस्ट आपको कौन सा लगता है? हमको लगता है वर्कशॉप, बाकी क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, सब अपने आप में बढ़िया हैं, कोई खराब नहीं है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे अभी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई हुई है, तो कोई बच्चा आज से तैयारी में लग जाएगी तो इसका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं? एकदम हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा। आज से लगे, अभी से लग जाना चाहिए। अगर आपको एकदम गोल ही है कि आपको ग्रुप डी क्रैक करना है या फिर सरकारी नौकरी लेना है,
तो आपको अभी से लगना ही होगा। और आप डेली एक मॉक टेस्ट मार सकते हैं, किसी का भी हो जिसमें आपका सिलेबस सेम हो, वो आप मॉक टेस्ट मारिए डेली, वहीं से आपका तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे एग्जाम का फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते हैं, तो क्या उनके लिए ये घातक साबित हो सकता है? बहुत घातक साबित हो सकता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है रील्स देखने का या रील्स पे ही डूबे रहने का, 5-5 घंटा 4-4 घंटा सब डूबे रहते हैं, वो हम लोग को कोई काम देने वाला है नहीं। हम लोग का काम क्या है, हम लोग मिडिल क्लास में, हम लोग को एक जॉब लेना है, अपने आप को प्रूव करना है। बेसिकली मिडिल क्लास में जॉब ही इज्जत होता है, सैलरी के लिए कोई जॉब लेता है, जॉब सैलरी उतना डिपेंड नहीं करता है, इज्जत ज़्यादा डिपेंड करता है। आप अगर अभी से लगेगा तो आपको जॉब मिलेगा, फिर आपको इज्जत मिलेगा, फिर आप बोलिएगा नहीं अपना भी कुछ इज्जत है। तो दोस्तों देखा आपने रंजीत जी का इंटरव्यू जो कि ग्रुप डी में सिलेक्टेड है, और इन्होंने काफी कुछ आपको बताया जो कि आप लोगों को काफी फायदेमंद होने वाला है इस वीडियो में। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आई होप आप लोगों को काफी कुछ इनसे सीखने को मिला होगा। और जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें। और रंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल में समय देने के लिए। थैंक यू।